दोस्तों आज की हमारी स्टोरी होने वाली है एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि अपने ही घर पर मृत पाई गई। उसे सबसे पहले देखने वाले उसके पिता थे जो कि ऑफिस से वापस घर पर आए और जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा तो तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस ने भी उनके घर पर पहुंचकर वहां पर जो एविडेंस मौजूद थे और वहां का जैसा माहौल था तो यही अंदाजा लगाया कि शायद ये एक नेचुरल मौत है। लेकिन उसके गले में एक चाकू लगा हुआ था जिसके ऊपर उस लड़की के ही फिंगरप्रिंट थे और पुलिस ने भी ये बात इसलिए बोली थी कि शायद वो लड़की नीचे गिर गई हो और उसी के हाथ में जब वो चाकू था तो वो लड़की को लग गया हो। लेकिन धीरे धीरे कर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करती है तो काफी सारे ऐसे खुलासे होते हैं जिन्होंने उन सब की आंखें खोल दी। लेकिन क्या हुआ था इस लड़की के साथ? क्या इसके पिता ने ही इसे मार दिया था या फिर घर पर किसी तरह की डकैती हुई थी या फिर इसके पीछे कोई और था? सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड जहां पर हम बात करने वाले हैं एली गोल्ड मर्डर केस के बारे में। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये घटना वेस्ट साउथ इंग्लैंड की है जहां पर एली गोल्ड अपने माता पिता कैरोल और मैट गोल्ड के साथ रहा करती थी। उन लोगों ने बचपन से ही अपनी बच्ची की काफी अच्छी देखभाल की ताकि वो आगे चलकर अपना अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सके। वो लोग उसे उस हर फील्ड में भेजते हैं जहां पर एली जाना चाहती थी। एली का सपना था कि वो बड़ी होकर पुलिस में जाए और वो हॉर्स पुलिस का एक हिस्सा बने, जिसके चलते वो बचपन से ही घुड़सवारी करने लगी थी और वो अभी इस चीज को सीख ही रही थी। At a time to join the police force, the mounted police, again because of her love of horses. धीरे धीरे कर वो और बड़ी होती है और इसी तरह चलते चलते वो अपनी 10th 12th कंप्लीट करके कॉलेज जा पहुंचती है। अब तक वो 17 साल की हो चुकी थी और ये टाइम था 2019 का जब वो अपने ही साथ पढ़ने वाले एक लड़के थॉमस ग्रिफ्थ को डेटिंग के लिए प्रपोज करती है। पहले तो थॉमस ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता और एली ने भी उससे पूछा कि क्या तुम किसी और से प्यार करते हो। तो थॉमस ने कहा कि मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में पढ़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ थॉमस को अगर देखा जाए तो वो अपने कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट था और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना पढ़ाई पर ही बिताया करता था। इस बात का पता चलने के बाद भी एली उसके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगी और एक टाइम ऐसा भी आया जब थॉमस ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये दोनों ही लोग अब एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगे। लेकिन दूसरी तरफ थॉमस अपने पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहा था और जिस टाइम एली उसके साथ बाहर घूमने के लिए जाने के लिए बोलती तो थॉमस कहता कि हम लोग बाहर जाकर क्या करेंगे, क्यों न हम लोग लाइब्रेरी चले, वहां पर थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी और जिस भी तरह के तुम्हें कोई डाउट होंगे तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा और काफी सारा सिलेबस अभी भी मेरा पेंडिंग है। एली कुछ दिनों तक तो थॉमस के साथ इसी तरह लाइब्रेरी में जाती है लेकिन उसके बाद वहां पर उसे घुटन महसूस होने लगी। एली ने कहा कि अगर तुम पढ़ना ही चाहते हो तो तुम यहाँ पर आराम से पढ़ो, मैं बाहर जा रही हूँ। और धीरे धीरे कर एली को भी समझ आने लगा था कि अगर थॉमस को देखा जाए ये पूरे तरीके से किताबी कीड़ा है और इसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं कि इसकी एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड है और इसके साथ इसे रोमांटिक टाइम भी बिताना चाहिए। थॉमस का इस तरह पूरा का पूरा दिन किताबों को पढ़ना एली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि यार उसे कम से कम मुझ पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अगर वो मुझ पर ध्यान नहीं देता है तो इस रिश्ते का क्या मतलब हुआ। लेकिन अगला दिन जैसे ही हुआ तो थॉमस फिर से एली के पास आया और उसने कहा कि चलो चलते हैं लाइब्रेरी। एली ने अब की बार बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उसने थॉमस से ये बात भी कही कि मैं अब तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रखना चाहती। थॉमस ने एली से पूछा कि अब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ चुकी है कि अब तुम मुझसे रिलेशन तोड़ना चाहती हो। तो एली ने कहा कि तुम्हारा इस तरह का ये बिहेवियर कि हम लोग हर रोज लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाते हैं, ये बिहेवियर मुझे तुम्हारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो थॉमस ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा बाहर भी टाइम स्पेंड करेंगे, अगर तुम्हें लाइब्रेरी पसंद नहीं तो हम लोग बाहर पार्क में चलकर पढ़ते हैं। इस बात को सुनकर एली काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने कहा कि तुम पूरा का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ किताबों में घुसे रहते हो और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और अगर मुझे देखा जाए तो तुम्हारा मुझ पर तो ध्यान ही नहीं और अब हम लोग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। ये बात बोलकर वो अपने घर चली गई। इससे पहले भी जब एली ने थॉमस को अपने घर वालों से मिलवाया था तो वो काफी ज्यादा खुश हुए थे कि ये काफी अच्छी बात है कि आखिरकार तुम्हें कोई लड़का पसंद आया और अब अगर देखा जाए तो तुम लोग रिलेशनशिप में आ रहे हो। लेकिन धीरे धीरे कर उसके घर वालों को भी थॉमस का ये बर्ताव पसंद नहीं आ रहा था और उसके पिता इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में थे कि तुमने ये किस तरह के लड़के से डेटिंग करना शुरू कर रखा है। और यही कारण था कि एली के साथ
उसके पिता की थोड़ी बहुत अनबन रहा करती थी। वैसे तो वो लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन इस बात को लेकर अक्सर उसके पिता उससे नाराज रहते थे। इस बात को बीते हुए लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और अभी भी अगर देखा जाए तो थॉमस लगातार एली से मिलने की कोशिश कर रहा था और सिर्फ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग आगे चलकर जब जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे तो एक दूसरे को पूरा टाइम बड़े ही मजे से दे पाएंगे। और अब अगर देखा जाए तो हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर देखा जाए एली को तो मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अभी भी थॉमस उससे कॉलेज में मिला करता था, उसे मनाने की कोशिश करता था और साथ ही उसको लगातार कॉल करता रहा करता था कि अब वो कैसी है, और अपने आप को ये बात साबित करने पर वो तुला हुआ था कि वो भी एली का काफी ज्यादा ध्यान रखता है। इसी तरह टाइम बीतता रहता है और इस घटना के लगभग एक हफ्ते बाद ही 3 मई 2019 को एली के पिता मैट गोल्ड वापस घर पर आते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी बाहर पार्क की और उसके बाद बाहर से ही अपनी बेटी एली को आवाज लगाना शुरू किया, तुम क्या कर रही हो, मैं वापस घर पर आ चुका हूँ। और वो जैसे ही अंदर घुसता है तो उसने अंदर घुसते ही पाया कि एली नीचे जमीन पर गिरी हुई है और उसकी गर्दन में एक चाकू लगा हुआ है। वो उसको ऐसी हालत में देखते ही काफी ज्यादा घबरा गया और उसने उसे चेक किया कि क्या ये जिंदा है, लेकिन अब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। तो उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और वो सारी की सारी बातें बताई जो कि उसने वहां घर पर आकर देखी थी कि इस तरह से मेरी बच्ची यहाँ जमीन पर गिरी हुई है और उसकी गर्दन में एक चाकू घुसा हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस कॉल ऑपरेटर ने भी पूछा कि क्या उसकी सांसें चल रही हैं और जल्द से जल्द आप इसे फर्स्ट एड दीजिए, हम लोग यहाँ से एम्बुलेंस भेज रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि इसकी सांसें थम चुकी हैं, इसका पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है और मुझे अब यहाँ पर नहीं पता कि ये सब क्या हो गया और मेरी बच्ची के साथ ऐसा करने वाला कौन होगा। पुलिस एम्बुलेंस के साथ वहां पर पहुंचती है और जब पुलिस ने वहां पर उसकी बॉडी को देखा तो उन्हें पता चलता है कि इसके ये चाकू गले में चला हुआ है। पुलिस ने जब उस बॉडी के पास पहुंचकर एविडेंस को देखना शुरू किया और वहां के माहौल को जब समझना शुरू किया तो पुलिस ने पहला अंदाजा तो यही लगाया कि शायद ये यहाँ से फिसल गई होगी, क्योंकि इसके हाथ की डायरेक्शन भी कुछ इसी तरह से है कि शायद ये चाकू इसी के हाथ से इसको खुद लगा होगा, जिसके बाद ये यहाँ नीचे गिर गई। घर में कोई भी मौजूद नहीं था तो कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाया। पुलिस उसकी बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके पिता से पूछती है कि क्या इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर पिछले दिनों किसी के साथ इसकी लड़ाई हुई हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ इसका ब्रेकअप जरूर हुआ था और हो सकता है ये सब उसी के बॉयफ्रेंड ने किया हो। पुलिस उनके घर पर छानबीन करती है और पूरे के पूरे घर को छानने के बाद भी उन्हें किसी भी तरह का कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला और ना ही कोई ऐसा सबूत जो कि इस बात को साबित कर सके कि इस हत्या के पीछे कौन था। वो चाकू भी जो कि उसकी गर्दन पर लगा हुआ था उसके ऊपर खुद एली के फिंगरप्रिंट मौजूद थे और पुलिस को पहले तो यही अंदाजा हो रहा था कि यार हो सकता है इसका पैर वगैरह फिसल गया होगा और ये चाकू इसने खुद ही अपने आप को मार लिया हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें उन्हें पता चला कि इसके जो ये गर्दन में चाकू लगा हुआ है इसे पहले तो मार दिया गया था और उसके बाद बाहर निकालकर फिर से इसके गले में लगाया गया है। और इस बात को जानते ही पुलिस को पक्का ये यकीन हो गया कि ये किसी न किसी तरह से इनडायरेक्टली मर्डर है, क्योंकि किसी बॉडी से जान निकल जाने के बाद कोई भी उस चाकू को वापस अपने गले में तो मारने से रहा। तो उन लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। तो पुलिस के दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है इनके घर पर डकैती हुई हो और जिसने ये डकैती की थी उसने ही एली के ऊपर हमला किया हो। लेकिन घर में जब छानबीन की गई तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ से कोई भी चीज ऐसी गायब नहीं जिसके लिए इसे मार दिया गया हो। बाद में चोर इनके सामान को लेकर यहाँ से भाग गया हो। तो दूसरे नंबर पर पुलिस का शक गया उसके पिता के ऊपर और साथ ही उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर। पिता के ऊपर इसलिए क्योंकि सबसे पहला जो व्यक्ति था जिसने ये बॉडी देखी थी वो इसके पिता ही थे और हो सकता है इनके घर पर किसी तरह की कोई लड़ाई हुई हो जिसके कारण इन दोनों पिता बेटी के बीच संघर्ष चल रहा हो और उसी के चलते इस व्यक्ति ने उसे मार डाला हो। बाद में हमारे पास कॉल किया हो और हम लोग वहां पर पहुंचे, तब तक वो लड़की मारी जा चुकी थी। पुलिस ने इस तरीके से भी इस केस को देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि जब ये लड़की मरी थी लेकिन मैट की गाड़ी में लगे डैश कैम से इस बात का पता चल गया कि ये तो इसी टाइम यहाँ पर आया था जिस टाइम की इसने हमारे पास कॉल किया था और ये तो उसका किलर नहीं है। और अब उन लोगों का अंदाजा गया कि शायद इसके बॉयफ्रेंड ने ही इसे मार डाला होगा। वो लोग उसके बॉयफ्रेंड को भी अपने साथ पकड़ कर लाते हैं और उससे भी पूछताछ करनी शुरू करते हैं, लेकिन उसने साफ इनकार
स्वीकार कर दिया कि जनाब मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। और वैसे भी अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं तो कॉलेज गया था और वहां पर मुझे इस बात का जाकर पता चला था कि ये घर पर ही पढ़ाई कर रही है, और इससे पहले भी और इसके बाद भी मैंने इसके पास काफी सारे कॉल किए थे। मैं सिर्फ इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। और जिस तरह से उसने कहा था कि वो कॉलेज गया था, तो पुलिस ने वहां कॉलेज में जाकर जब पूछताछ की तो ये बात बिल्कुल सच थी कि थॉमस कॉलेज में गया था और उसने वहां पर एली के बारे में काफी लोगों से पूछा था, और उसने उसके पास काफी सारे कॉल भी कर रखे थे, काफी सारे मैसेज भी कर रखे थे, लेकिन किसी भी तरह का एली की साइड से रिप्लाई उसके पास अभी तक नहीं आया था। सस्पेक्ट की लिस्ट से सारे लोग बाहर हो चुके थे और अब पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि यार अब फिर सारे के सारे लोग बचकर निकल गए तो इसका किलर कौन है। तो पुलिस ने उसके पिता के फोन को ट्रैक करना शुरू किया कि ये आखिरी टाइम में कहां पर गए थे, और देखा जाए तो हो सकता है इन्होंने अपनी गाड़ी किसी और को दे रखी हो और पीछे से इन्होंने ही ये सारा का सारा कांड रच दिया हो। तो उन्हें पता चलता है कि इनके मोबाइल की जो लोकेशन है वो पूरा का पूरा दिन इनके ऑफिस में ही रही थी, और देखा जाए अगर मोबाइल को तो वो इंसान के एक बिल्कुल असिस्टेंट की तरह है जो कि हमेशा उसके साथ ही रहता है। और पुलिस को इस बात का पता चलता है कि ये तो पूरा का पूरा दिन अपने ऑफिस में ही थे। और अब बारी थी थॉमस के फोन को ट्रैक करने की, और उसका जैसे ही उन लोगों ने फोन ट्रैक किया तो सारी की सारी चीजें खुलकर सामने आने लगी, और उन लोगों ने थॉमस को अपने पास बुलाया और 2 झापड़ लगाकर सारी की सारी बातें बताई कि बेटा कितनी दूर तक भागोगे। आखिरकार हम लोगों ने इस बात का पता कर लिया है कि उसके मर्डर के पीछे तुम ही थे, क्योंकि थॉमस का मोबाइल एली के घर पर काफी देर तक रुका था। उसके बाद वो वापस अपने घर पर गया और उसका मोबाइल भी उसके साथ ही था, जिसके बाद वो वहीं के मौजूद जंगलों में गया। और 2 झापड़ लगने के बाद थॉमस ने खुद ये बात स्वीकार करनी शुरू कर दी कि जनाब मैं ही उस केस के पीछे था और प्लीज आप लोग मुझे मारना पीटना बंद कीजिए। थॉमस को मारना उन लोगों ने बंद किया और एक गिलास पानी उसे देकर कहा कि अब पानी को पियो और अपनी पूरी कहानी हमें आराम से बता दो। और थॉमस ने बताना शुरू किया कि जनाब मैं एली से काफी ज्यादा प्यार करता था। मैं पहले पूरा का पूरा दिन पढ़ाई में लगा रहता था, लेकिन जब से एली मुझे मिली थी मेरा काफी ज्यादा टाइम एली के साथ बीतना शुरू हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपनी पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना चाहता था, तो मैंने एली को ही अपने पास रखना शुरू किया कि हम लोग साथ ही पढ़ाई करेंगे और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएंगे। लेकिन एली को ये बात पसंद नहीं आई और उसने कहा कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम लोग इसके पीछे पागल ही हो जाएं। पढ़ाई जिंदगी का सिर्फ एक पार्ट है जिसमें हम लोग काफी सारी चीजें सीखते हैं, और तुम भी सीखने के लिए पढ़ो, ना कि हमेशा ये बात पक्की करने के लिए कि हर बार टॉपर मैं ही रहूंगा। लेकिन फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना इसी तरह लाइब्रेरी में बिताया करता था, जिसके कारण एली को मेरी ये बात पसंद नहीं आई और उसने मुझसे ब्रेकअप करने की सोची। मैं उसके पीछे पीछे काफी दिनों तक गया, मैंने उसे काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। और एक दिन ऐसा आया जब मैं सुबह सुबह उसके पास कॉल करता हूँ, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, तो मुझे पता था कि इस टाइम एली अपने घर पर अकेली होगी, तो मैं उसके घर ही जा पहुंचा, क्योंकि उसके माता पिता ऑफिस जा चुके थे। वहां पर जाने के बाद मैंने उससे बातें करनी शुरू की और उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन एली ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि तुम काफी ज्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो और तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है ही नहीं। मैंने उसे फिर भी मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि अब कॉलेज का टाइम हो रहा है और मेरी फ्रेंड मुझे लेने के लिए आ रही है, हम लोग जाने वाले हैं, तो प्लीज तुम भी यहाँ से वापस चले जाओ और मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। और इसी बीच बातों बातों में मैंने उसे पकड़ लिया और वहीं पकड़कर बेड पर बैठाकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो मैं उनके किचन में गया और वहां से एक चाकू उठाकर लाया, जिसके बाद मैं सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हड़बड़ी में पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, सारा का सारा मेरे दिमाग पर अंधेरा छा चुका था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने उसके गले पर एक चाकू मार दिया। चाकू मारते ही उसके गर्दन से काफी ज्यादा खून निकला और वो खून मेरी टी शर्ट पर भी लग गया। इस घटना के लगभग 10 मिनट बाद मुझे अच्छे से होश आता है कि ये सब मैंने क्या कर दिया, लेकिन जब तक मेरी नींद खुली मैं उस काले अंधेरे से बाहर आ पाता, कुछ समझ पाता, तब तक एली नीचे मरी पड़ी थी और वो चाकू मेरे हाथ में था। मैं इस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया, तो मैंने तुरंत वहां से जितने भी खून के निशान थे जहां पर मैंने हाथ लगाया था उन सारे के सारे एविडेंस को मिटाने के बाद वापस अपने घर पर आया, क्योंकि मैं अपनी मोम की कार लेकर गया था। और जैसे ही मैं वापस घर पर पहुंचा तो यहाँ पर आकर कपड़े चेंज किए, जिसके बाद उन सारे एविडेंस को जो कि मैंने वहां से इकट्ठे किए थे, जैसे कि मेरी शर्ट हुई,
या फिर एक दो सामान भी मौजूद था जो कि खून में वहां पर सन चुका था। तो मैंने उन सबको इकट्ठा किया। वापस मैं अपने घर पर आता हूँ और घर पर आने के बाद पास में ही हमारे घर के जो जंगल है वहां पर वो सारा का सारा सामान मैंने ठिकाने लगा दिया। अब सारा कुछ मैं नॉर्मल दिखाना चाहता था तो मैं वापस अपने कॉलेज जाता हूँ और वहां पर अपने सारे के सारे दोस्तों और एली के दोस्तों से पूछता हूँ कि क्या एली आज कॉलेज आई है, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि वो अभी तक नहीं आई है। दूसरी तरफ वो बीच बीच में एली के फोन पर काफी सारे मैसेजेस भी कर रहा था और साथ ही उसने काफी सारे फोन कॉल्स भी किए ताकि कल को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो इस बात को बता सके कि मुझे तो खुद इस बारे में नहीं पता कि एली कहां पर है। और पिछले अगर एक हफ्ते के अगर आप लोग रिकॉर्ड्स देखेंगे तो थॉमस एली को फोन और मैसेजेस कर रहा था। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ जब पुलिस यहाँ पर कॉलेज में आकर इसके दोस्तों से पूछती है कि थॉमस ने आकर उनसे ये बातें पूछी थी या फिर नहीं। तो सारे के सारे लोगों ने उस टाइम यही बात बताई थी कि हाँ वो उसे ढूंढ जरूर रहा था लेकिन उसे वो नहीं मिली। एली की वो फ्रेंड जिसके साथ एली कॉलेज में आने के लिए बोल रही थी वो भी एली के घर पर नहीं गई क्योंकि थॉमस जिस टाइम एली के पास गया था तो एली ने ये बात थॉमस से कही थी कि ये मेरी फ्रेंड आ रही है और हम लोग कॉलेज के लिए निकलने वाले हैं। तो वहां पर ऐसा कांड रचने के बाद थॉमस ने एली की उस फ्रेंड के पास मैसेज कर दिया कि आज मैं कॉलेज नहीं जाने वाली, मैं घर पर ही रहकर अपना कॉलेज का काम करूंगी। और शायद ये मैसेज एली की फ्रेंड को वो ना भेजता तो शायद वो पहले ही उसके पास आ जाती और ये सारी बातें पुलिस को बुलाना और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन एली के पिता नहीं जबकि उसकी फ्रेंड करवा रही होती। जब ये सारी बातें पुलिस को पता चल चुकी थी तो आखिरकार थॉमस को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर उसके केस के ऊपर जब कार्रवाई की गई तो उसे सिर्फ 12 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि अभी वो सिर्फ 17 साल का था और असल में देखा जाए तो वो एक नाबालिग था। उसके माता पिता काफी ज्यादा इस बात पर जोर देते हैं कि जो बंदा कुछ इस तरह का काम कर दे वो नाबालिग कैसे हो सकता है और इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों वैसे भी अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे सकता तो उसे रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए। और ऐसे में अगर कोई जबरदस्ती आ भी जाता है तो अक्सर उसका हाल थॉमस जैसा ही होता है। और थॉमस का तो इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि एली ने अपनी जान से हाथ धो लिया। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट प्रीति को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।